दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाला हूं महाकुंभ के दर्शन करवाने के लिए, जो कि 144 साल बाद 2025 में ये महाकुंभ लग चुका है। हर साल माघ मेला लगता है, 6 सालों में अर्ध कुंभ लगता है, 12 सालों में कुंभ लगता है और ये 144 साल बाद आ रहा है, जिसे महाकुंभ के नाम से आप लोग जानते हैं। 2025 में सबसे बड़े महाकुंभ का आयोजन हो चुका है, जिसमें लगभग 50 से 60 करोड़ लोग आने का अनुमान है। तो चलिए इस भव्य मेले को आपको दिखाते हैं और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि दिल्ली से कौन कौन से साधन या जरिए से आप लोग जा सकते हैं, कौन कौन सी गाड़ियां आपको दिल्ली से प्रयागराज के लिए मिलेंगी और कैसा सफर रहेगा, सब कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा और आपको संपूर्ण दर्शन भी करवाने वाला हूं इस महाकुंभ में आए हुए साधु संतों का, और संपूर्ण जानकारी भी देने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग भी महाकुंभ घूम सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। दिल्ली से प्रयागराज आप फ्लाइट के द्वारा भी जा सकते हैं, जिसमें लगभग आपका 1 से 2 घंटे का समय लगता है। लगभग 3000 से 15000 के बीच आपको फ्लाइट की टिकट मिल जाती है और प्रयागराज जाने के लिए आपको कई सारी उड़ानें यानी कई सारी एयरलाइंस मिल जाती हैं, जिसे आप आराम से बहुत सी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप, गो आईवीगो जैसी अन्य वेबसाइट मिल जाएंगी, जहां से आप फ्लाइट की टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। और अगर आपको समय बचाना हो तो सबसे आसान तरीका फ्लाइट ही है, जिसके द्वारा आप लोग प्रयागराज आसानी से 1 से 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। और अगर बात करें कि ट्रेन से जाने की, तो ट्रेन से लगभग 7 से 14 घंटे का टाइम लेती हैं। बहुत सारी ट्रेनें आपको मिल जाएंगी, जिसमें सबसे फास्टेस्ट ट्रेन अपनी वंदे भारत भी चलती है, जो कि दिल्ली से सीधा प्रयागराज के बीच चलती है। और इन ट्रेन का किराया लगभग 300 रुपये से 1500 रुपये तक हो जाता है, जो कि बेसिक किराया होता है। तो आप लोग आसानी से नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए बाई ट्रेन जा सकते हैं, जैसे कि आनंद विहार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली, इन सभी स्टेशन से सीधा प्रयागराज के लिए ट्रेनें चलती हैं। अभी हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से निकल के बाहर और अब आ चुके हैं कश्मीरी गेट के बस अड्डे में, जो कि ISBT होता है, इंटर स्टेट बस स्टेशन है, जहाँ पे आपको हर राज्य के लिए बसें मिल जाती हैं। ये देखो यहाँ पे बस स्टेशन नंबर लिखा हुआ है, जैसे 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, आगे ऐसे ही चारों तरफ आपको ये प्लेटफॉर्म के नंबर है जहाँ पे बस खड़ी होगी। देखो ये है अपनी जिंग बस मैक्स, और ये जबरदस्त बस होती है भाई, अब तक की सुपर लग्जरी, सबसे लग्जरी बस है। चलिए देखते हैं कैसी है, अंदर चलते हैं। तो भाई ये आ चुके हैं हम लोग अपने बस के अंदर। क्या लग रहा है आपको? कोई वो लग रहा होगा फ्लैट घर और में तगड़े वाले महल में बैठे हैं। ये अपनी बस है और चल भी रही है। तो अभी कश्मीरी गेट से हम लोग निकल चुके हैं, ऑन टाइम निकली भाई एकदम। और यहाँ लग्जरीनेस देख रहे हो, तो लेदर के तकिए मिले हुए हैं, देख रहे हो, क्या बात है। और देख लो महाराणा प्रताप लिखा हुआ ना, ISBT कश्मीरी गेट से निकल रही है अपनी बस। गजब। तो बस छूट चुकी है और थोड़ा और चाहिए तो ऊपर चले जाओ। ऐसे मस्त लगा। तो देखो क्या क्या पुड़िया निकल रही है इसके अंदर से। एक चिप्स निकला है, एक कोई तो बिस्किट निकला है छोटा सा, और एक जूस निकला है इम्पोर्टेंट वॉमिटिंग के लिए, मतलब थोड़ा वो दीजिए, आजमोला वगैरह चखते रहो तो ऐसे नहीं होगा। वाह राइट। और ये क्या है? ब्रीड। तो भाई डिनर टाइम हो चुका है, डिनर में देखते हैं क्या आ रहा है। खाना आ चुका है अपना। ये देखिए इसमें एक फ्रूट पैकेट है अलग से है, और सभी कुछ पैक है एकदम। का मज़ा आ रहा है भाई। दाल मखनी मेरी फेवरेट है और वही मिली है। रास्ते में एक ढाबे पे रुकी है, ढाबा क्या कहेंगे, तो साला लग्जरी होटल लग रहा है मुझे। तो ये 6:30 बज रहे हैं, लगभग 8 बजे इन्होंने कहा है प्रयागराज पहुंचेगी। इसका स्टॉप होता है प्रयागराज पे भी, और उसके बाद बनारस के लिए निकल जाएगी। तो जिसको भाई जिंक बस वालों ने सुबह का नाश्ता भी लगवा दिया है, चाय और पराठे। चलिए खाते पीते हैं। तो दोस्तों दिल्ली से अगर प्रयागराज या बनारस के लिए आप लोग जा रहे हैं, वो भी अपने इस मैक्स वाली बस के साथ, तो आपको बता दूं कि कौन कौन से स्टॉप बता दें, क्या मतलब कौन कौन से स्टॉप पड़ते हैं इसमें। सर इसमें एक तो पड़ता है हमारा कानपुर, प्रयागराज और मेन वाराणसी। और किस किस टाइम पे कानपुर पहुंचती होगी? सर ये फॉग की वजह से तो डिले चल रही है थोड़ी सी। हाँ, फिर भी ऑन टाइम वाला क्या टाइम होता है? ऑन टाइम सर इसका है कानपुर का रात को 3 बजे। अच्छा जी। और प्रयागराज सुबह 8 बजे, और सुबह 10 बजे हम लोग पहुँच जाते हैं बनारस। 10 बजे बनारस पहुंच जाते हैं जी। बस चल गई जी हमारी, बस हमारी चल रही है। अभी रोड पे दौड़ते हुए दिखाएंगे कैसा प्रेजेंस इसका रहता है ना। दोस्तों मैं प्रयागराज तो पहुंच चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद प्रयागराज का निवासी हूं, मैं यहीं का रहने वाला हूं, मैंने यहीं से पढ़ाई वगैरह करी है। तो आज मैं आपको अपने घर, अपने दादा और अपने नाना जी से भी मिलवाने वाला हूँ। तो उनसे कुछ आपको प्रयागराज के बारे में भी पूछ के बताऊँगा, कुछ अच्छी जानकारी भी देने वाला हूँ। नाना एक नदी अलक्षित है, सरस्वती। अच्छा। नीचे नीचे। हाँ हाँ। और गंगा जमुना ऊपर से है, 2 नदियों का मेल है। हाँ हाँ। उसी संगम कहते हैं। दोस्तों हम महाकुंभ में आए हुए हैं यहाँ पे प्रयागराज में, और दादाजी हमारे हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये कुंभ जो महाकुंभ है इसका क्या महत्व है। इसका महत्व यह है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें 14 रत्न निकले थे। श्री मणिरंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशिधेन, धनु, धनुमंतर, विश्वाज।
तो इसमें 14 रत्न निकले थे। हाँ। तो उसमें एक अमृत का घड़ा निकला था, अच्छा। जिसको कुंभ कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। कुंभ माने घड़ा होता है। घड़ा, हाँ। तो वह राहु केतु एक राक्षस था, हाँ हाँ। इसको लेकर के भागा था। अच्छा, वो कुंभ लेके भाग गया था। हाँ, घड़ा, हाँ। घड़ा लेकर के भागा था। देवताओं ने इसको खदेड़ा। जब ये 4 जगह पर छलक गया, अच्छा। प्रयाग, हाँ नासिक, हाँ। हरिद्वार। हरिद्वार, उज्जैन, अच्छा। ये चारों जगह वह अमृत छलका। हाँ हाँ हाँ। तो लोग इसको एक पर्व मानने लगे कि हो सकता है कि वह बूंद हम लोग स्नान करेंगे हाँ। तो उसमें हो सकता है कि प्राप्त कर लें, हाँ। हम भी अमर हो जाएं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी तक कोई अमर नहीं हुआ है। अच्छा। तो यही बात है कुंभ की। अच्छा, इसीलिए शाही स्नान करने यहाँ पे लोग आते हैं। शाही स्नान करने आते हैं। हाँ। हर इंसान चाहे जो भी हो, हाँ। चाहे तपस्वी हो, चाहे शाही स्नान करने वाले बाबा संत हाँ। साधु लोग हों, आम आदमी। चाहे आम आदमी हो, हम आप हों, हाँ हाँ। सब इसी उद्देश्य से स्नान करने जाते हैं कि हम गंगा जी में स्नान करेंगे तो हम तर जाएंगे। हाँ। लेकिन मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि उसमें गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। हाँ हाँ। कबीर दास ने लिखा है, अच्छा। एक भजन है उसमें हाँ हाँ। कि चली हैं कुल बोरनी गंगा नहाई, चली है कुल बोरनी गंगा नहा धुआं लग रहा। गंगा नहायने जमुना नहायने, गंगा नहायने जमुना नहायने, नौ मन मैले लिहन लगाई, चली है कुल बोरनी गंगा नहाई, चली है कुल बोरनी। तो घर से बस पकड़ के मैं निकल चुका था सीधा संगम के लिए स्नान करने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि संगम पहुँचना बहुत मुश्किल टास्क था, क्योंकि कोई भी गाड़ी अब संगम की तरफ नहीं जा रही थी। लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर ही गाड़ी हमारी यानी बस मेरा रोक दिया गया था। उसके बाद हमें पैदल चल के जाना था। फाइनली फिर 7-8 किलोमीटर का पैदल वॉक करके हम पहुंचे संगम की तरफ। अब हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज के शास्त्री पुल के पास। यहाँ से 2 किलोमीटर का ये ब्रिज होता है। लगभग 2 किलोमीटर तक यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलेगा दृश्य, जो ऊपर से आप लोग देख सकते हो। अद्भुत नज़ारे हैं, ऐसा दूसरा नज़ारा कहीं और देखने को नहीं। तो यहाँ पे जो शाही स्नान होने वाला है, पहला स्नान 13 जनवरी को है, जिस दिन आज हम यहाँ पे हैं। और इतने भव्य जगह पे होना मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। और दूसरा स्नान होने वाला है 26 फरवरी को, जो कि ये भी काफ़ी बड़ा मेला लगने वाला है इस दिन भी। और बाकी ये पूरे महीने के दौरान यहाँ पे मेला रहेगा। पौष पूर्णिमा कहते हैं, जो कि आज 13 जनवरी को हो रहा है। बाकी मकर संक्रांति 14 जनवरी को भी होगा शाही स्नान यहाँ पे। मौनी अमावस्या है, जो कि सेकंड स्नान 29 जनवरी को होता है। बाकी वसंत पंचमी होता है, जो कि 3 फरवरी को पड़ने वाला है इस साल। 3 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी रहेगा। तो भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट में हर हर गंगे लिख देना, तो आप सभी को भगवान की तरफ से मैं यहीं पे आशीर्वाद मांग लूँगा। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दिखना ये जो पुल होते हैं ना, जो इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे एक लाइन से थोड़े थोड़े दूर पे अलग अलग बाईपास टाइप के पुल बनाए गए हैं। इसका नाम है पीपा पुल। पानी के अंदर ये खाली कैप्सूल जैसे होते हैं लोहे के, जो तैरते रहते हैं, और इसके ऊपर से पुल बनाया जाता है। चलिए अभी आगे चलते हैं। बाकी इतनी ज़्यादा भीड़ है, रोडों का डाइवर्जन इतना ज़्यादा किया गया है ना कि आप बहुत जल्दी थक जाओगे। तो कोशिश करना जितना कम से कम सामान लेके आप आओ, कम से कम सामान पे आना, ताकि आप अगर 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़े तो आसानी से चल पाएँ। और आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर अंदर मतलब मेला क्षेत्र में कोई भी नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता है। फ़ोन नेटवर्क वगैरह नहीं चलते हैं। तो जिसके भी आप साथ आए हो ना, तो बहुत ध्यान से आसपास ही रहना, क्योंकि कोई भी फ़ोन यहाँ पे काम नहीं करता है। अरे रे रे तो दोस्तों देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ लगभग आज के दिन में लगभग 50 से 60 लाख लोग स्नान करने वाले हैं। आज यहाँ का पहला स्नान है शाही स्नान, जहाँ पे लगभग 50-60 लाख लोग स्नान करेंगे। ये लगभग ये पर्व 45 दिनों का होता है। और यहाँ पे लगभग से लगभग जो
टोटल स्नान करने वाले हैं लगभग 40 करोड़ लोग यहाँ पे आएंगे जो विजिट करेंगे कुंभ नगरी प्रयागराज को, जहाँ संगम है और यहाँ पे स्नान करने वाले हैं। फिलहाल आज हम लोग पहले स्नान के दिन यहाँ पे आए हुए हैं, जिस दिन आपको मैं बताऊँ 50-60 लाख लोग स्नान करेंगे संगम के अंदर में। तो चलिए उसी बीच हम भी यहाँ पे डिप करेंगे, स्नान करेंगे, शाही स्नान लेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। पैसा है जो कुछ भी लिया है, आप लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, स्नान करते जाएं, हाथ खाली करते जाएं, एक दूसरे भाई को अवसर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप लोग आते समय विशेष ध्यान दें। बच्चों के जेब में उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख कर एक पर्ची के जेब में डाल दें। तो आज प्रथम स्नान की शुरुआत हो चुकी है। सभी जूना अखाड़ा के जो साधु सन्यासी लोग हैं सभी आ चुके हैं और यहाँ पे स्नान शुरू हो चुका है। आप लोग देख रहे हो ये पहले दिन यानी 14 जनवरी यानी जो हमारे यहाँ मकर संक्रांति कही जाती है, इस दिन यहाँ का पहला स्नान हो रहा है जो कि सबसे भव्य स्नान माना जाता है। और ऐसे ही 3-4 और भी स्नान होने वाले हैं। तो आप लोग जहाँ से भी हैं आप लोग प्रयागराज संगम नगरी आ सकते हैं स्नान के लिए। वैसे तो यहाँ संगम पे ना आप नहाएंगे तो माना जाता है कि यहाँ पे नहाने से आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो, आपका जीवन धन्य हो जाता है। वैसे भी 144 साल बाद ये महाकुंभ का आयोजन किया गया है। महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है, बाकी 6 साल और 12 साल में होता रहता है। ये एक मेन स्पॉट है, वैसे ये 15 किलोमीटर में फैला हुआ है, मगर ये मेन स्पॉट है जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, तभी इसका नाम संगम पड़ा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ इसको पीपा पुल कहते हैं और यहाँ पर लगभग 30 पीपा पुल बनाए गए हैं, जिसपे अलग अलग लोग यहाँ से इस पार से उस पार जा सकते हैं ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो। तो अगर रात में यहाँ आप रुकते हैं कुटिया में तो उसे कल्पवास कहा जाता है। लोग यहाँ पर 1-1 महीने के लिए आके कल्पवास करते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और हर दिन सुबह 4-5 बजे 3 बजे उठकर यहाँ पे गंगा में स्नान करते हैं। तो आप लोग भी स्नान कर सकते हैं। तो आज भी हम यहाँ पे कहीं रुकने वाले हैं और वो भी आपको दिखाएंगे। देखो भाई यहाँ पे कुंभ मेले के अंदर में पांडाल देखो कितने भव्य बनाए गए हैं। एक पांडाल ये रहा, दूसरा आगे आप देखेंगे तो ये और गजब भव्य पांडाल, वाह भाई वाह। ऐसे करके देखोगे ना आप पूरे में इतने भयंकर पांडाल हैं कि ऐसे पांडाल आपको लगेगा जैसे कोई राजा का महल हो। तो भाई अभी एक ऐसे गली में आ चुका हूँ यहाँ पे ही महाकुंभ के इस क्षेत्र में ही, जिसका नाम है पंचदशनाम जूना अखाड़ा। और यहाँ पे इस मार्ग में सभी बाबा जी लोग दिख रहे हैं जो आपको एक अद्भुत अवस्था में दिखेंगे। हाँ ये बाबा जी के नाखून देखे अभी हमने, इतने बड़े थे, इन्होंने वो हाथ को बड़ा संभाल के रखा है कहीं नाखून टूट ना जाए, क्योंकि उसी से फेमस है बाबा जी। बाकी यहाँ देखेंगे आपको अद्भुत ये जूना अखाड़ा के बाबा जी हैं सारे के सारे। जब अखाड़ा स्नान होता है स्पेशल स्नान तो ये सभी अपने कर्तव्य करते हुए आते हैं और स्नान किया जाता है शाही स्नान, और इन्हीं लोगों से स्टार्ट किया जाता है शाही स्नान को। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, सभी बाबा जी का दर्शन लेने के लिए आए हुए हैं। बहुत अद्भुत चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं आपको। तो ये अखाड़ा वाला क्षेत्र जरूर घूमना आप लोग। सभी महंत सभी बाबाओं के यहाँ पे अलग अलग ऐसे कुटिया बनी हुई हैं जिनमें आके आप लोग देख के बैठ के आशीर्वाद ले सकते हैं, कुछ अपना दान पुण्य करिए। महाकुंभ के दौरान गंगा जी के अंदर ही यहाँ पे बहुत से ऐसे भी पांडाल लगे हुए हैं जहाँ पे आपको खाना पीना रहना और जो भजन कीर्तन वगैरह अंदर हो रहा होगा वो सब कुछ निःशुल्क होगा। यहाँ पर रहना खाना 1-1 महीने आप लोग यहाँ पड़े रहिए, भजन कीर्तन करिए, भगवान का नाम जपिए। ऐसे यहाँ पे कई सारे आश्रम टाइप यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मैं भी चल रहा हूँ आज यहाँ पे एक जगह पे जहाँ मैं रुकने वाला हूँ और आज का भोजन और आज का भजन कीर्तन यहीं पे होने वाला है। इसलिए हृदय में संतोष रूपी धन जब एकत्र होता आगमन हो जाता है तो उसके लिए अन्न धन धूल मिट्टी के समान होते हैं। मैं रत्नेश दुबे, भजन गायक प्रयागराज से। ये बहुत बड़भागी हम है कि तीर्थराज प्रयाग में मुझे जन्म मिला और आप इस समय कुंभ मेले में आए हुए हैं। कुंभ के महात्म को और प्रयाग के महात्म को बता पाना संभव नहीं है।
को कही सकई प्रयाग प्रभाव, ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रयाग के प्रभाव के विषय में किसी के पास शब्द ही नहीं कि उसके प्रभाव के विषय में बताएं। 144 वर्षों के बाद ये इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें जो नक्षत्र हैं, और ऐसा कहा गया है कि माघ मकर गतिरब जब होई, तीरथ पति आवें सब कोई। जब कल मकर संक्रांति होगा, सूर्य आदित्य भगवान अपनी दिशा को बदलेंगे, तो कल जब संक्रांति होगी तो समस्त देवी देवताओं का आगमन होगा और समस्त तीर्थराज प्रयाग में आएंगे अपने राजा के पास मिलने के लिए। तो इसलिए कहा गया है कि इस समय का जो 1 महीने का जो समय है, इसमें किसी भी दिन अगर किसी ने शुद्ध भाव से माँ गंगा की सेवा की और उनका आचमन किया और स्नान किया, तो उसके कोटि जन्म के पाप जो हैं वो समस्त कट जाते हैं। और पुण्य कभी दिखता नहीं है, लेकिन महसूस किया जा सकता है। जैसे पाप को देखा नहीं जा सकता लेकिन किया जा सकता है, समझ में आता है कि हमने पाप किया है, दिख नहीं रहा है वो। ऐसे पुण्य कभी दिखता नहीं, व्यक्ति करता है लेकिन अपने साथ उसको अर्जित करके ले जाता है। तो ये पुण्य कमाने का समय, पुण्य अर्जित करने का बहुत पवित्र समय और बहुत पवित्र स्थल है श्री तीर्थराज प्रयाग, जहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य का संगम है। माँ गंगा वैराग्य, माँ यमुना भक्ति और माँ सरस्वती ज्ञान, इन तीनों का संगम यहाँ पर होता है। और दूसरा कि जो यहाँ पे लोग आके रहते हैं, ये श्री हथियाराम मठ का आप पंडाल ये देख रहे हैं। स्वामी भवानी नंदन यति महाराज जी जो जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं, और जखनिया गाजीपुर में आपका आश्रम है। ये हमेशा अपने उन भक्तों के लिए निःशुल्क व्यवस्था रखते हैं कि लोग यहाँ आएँ, प्रसादी लें, यहाँ रुकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा की जा सके। क्योंकि हर व्यक्ति, वो चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे नर हो, चाहे किन्नर हो, सब यहाँ पुण्य प्राप्त करने के लिए आते हैं कि हमको किसी प्रकार का पुण्य मिले। ये जप की भूमि है, तप की भूमि है, यज्ञ की भूमि है, दान की भूमि है और सेवा की भूमि है। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरा पंडाल भरा हुआ, अभी कार्यक्रम भी चल रहा था। जी। तो ये उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हर 6 वर्ष पर महाराज जी यहाँ आते हैं, अर्धकुंभ और कुंभ में। केवल किसी से कोई परिचय नहीं, पता नहीं कौन कहाँ से आया है, लेकिन भगवान के सबके अंदर नारायण है, पता नहीं कौन किस, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पर नर की सेवा नारायण के स्वरूप में देख कर की जा रही है। इसलिए ये आयोजन महाराष्ट्र का ये पंडाल, ये सब समस्त चीज़ें की जा रही है। तो दोस्तों अभी हमने गुरुजी से बात की है और यहाँ पे पता चला है कि जो पंडाल लगते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, कोई भी आके रह सकता है, खा सकता है। बाकी यहाँ पे शाम को सत्संग कीर्तन और काफ़ी सारे भक्ति भजन होते हैं, उसमें भी शामिल हो सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे स्नान करना और ये पूजा भाव सब कुछ बहुत से लोग लेके आते हैं, जैसे लाखों करोड़ों की तादाद में इस बार आने वाले हैं। लगभग 40 से 50 लाख की तादाद में इस महाकुंभ में लोग भाग लेने वाले हैं। तो आपको मैंने लगभग दिखा दिया चीज़ें। कुछ भी आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग आके उसमें पूछ सकते हैं। बाकी मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको दी, और कुछ यहाँ पे जो विद्वान थे उनसे मैंने जानने की कोशिश करी और आपको रूबरू करवाया। तो चलिए, इस ब्लॉग के लिए इतना ही रहा। आपको उम्मीद है सभी जानकारी मैंने बहुत सही दी है। तो देखते रहिए ऐसे दिल्ली ब्लॉग। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय।